हेलो गाइस, वेलकम टू द जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। इसके लगभग जेके एसएसबी के हर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और ये आप मैक्सिमम टाइम गलत करके आ जाते हो। क्यों? क्योंकि आप इसको अच्छे से तैयारी करके नहीं गए होते हो वहाँ पे। तो इस वीडियो में लगभग हम इसके 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। जेके एसएसबी के अपकमिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, पंचायत सेक्रेटरी, लगभग जेके एसएसबी के हर एग्ज़ाम में इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको। और मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है, अगर आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो ये आप मैक्सिमम टाइम इसके क्वेश्चंस गलत करके आ जाओगे वहाँ पे। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो आप मैक्सिमम इसके क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में हैं ठीक करके आओगे। ठीक है, तो गाइज वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ये वीडियो पूरी कंटिन्यू देखनी है लास्ट तक, फिर ही इसका पूरा बेनिफिट आपको मिल पाएगा। क्योंकि फर्स्ट से लेके 50 तक सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइज़ वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। ठीक है, तो गाइज़ फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, द वर्ड इकोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम। ठीक है, सिंपली आपसे पूछा है जो इकोलॉजी वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शंस हैं, ग्रीक वर्ड है या फिर लैटिन है या फ्रेंच वर्ड है या फिर नन ऑफ द अबव। तो गाइज़ ये एक ग्रीक वर्ड है, इसलिए ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, प्लांट्स, एनिमल्स, पैरासाइट्स, डिकम्पोजर्स एक्सेट्रा कॉन्स्टिट्यूट डैश डैश कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल, पैरासाइट्स और डिकम्पोजर्स के बारे में बोला है। ठीक है, ऑप्शंस हैं बायोटिक, एबायोटिक, सी लिविंग और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट रहेगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, ये बायोटिक भी हैं और साथ में लिविंग भी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है, हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी टर्म जो है ये किसने कॉइन की थी। तो ऑप्शंस हैं अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन बी है एजी टेंसले, ऑप्शन सी है बोथ या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा राइट रहेगा ऑप्शन ए, यानी अर्नेस्ट हैकल कॉइन द टर्म इकोलॉजी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर में हमसे पूछा हुआ है, डैश इज द टेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू ऑटो रेगुलेट एंड मेंटेन देयर इंटरनल इन्वायरमेंट इन ए स्टेबल स्टेट। तो ऑप्शंस हैं हमारे सामने, होमोस्टेसिस, हिट्रो हिट्रोटॉपिस या फिर ऑटोग्राफ्स या फिर आल, यानी ए बी सी आल। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर फोर का राइट रहेगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर फोर का, यानी होमोस्टेसिस इज द टेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू ऑटो रेगुलेट एंड मेंटेन देयर इंटरनल इन्वायरमेंट इन ए स्टेबल स्टेट। तो इसके बाद हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमसे पूछा हुआ है, एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड एक्वाकल्चर पॉन्ड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, एग्रीकल्चर फील्ड्स और साथ में एक्वाकल्चर पॉन्ड्स, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं। ऑप्शंस हैं मैन मेड इकोसिस्टम, ऑप्शन बी है एक्वेटिक इकोसिस्टम, सी ऑप्शन है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, यानी नन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट रहेगा ऑप्शन ए। ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, यानी एग्रीकल्चर फील्ड्स हों या फिर हों एक्वाकल्चर पॉन्ड्स, दोनों क्या हैं, मैन मेड इकोसिस्टम्स हैं, ह्यूमन बींग्स ने ही इनको बनाया हुआ है। इसके बाद चलते हैं हम सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीकम्पोजर्स आर आल्सो नोन एज। ठीक है, डीकम्पोजर्स को आल्सो
किस नाम से जाना जाता है, आल्सो नोन एज। तो ऑप्शंस हैं सेप्रोफाइट्स, ऑप्शन बी है सेप्रोट्रॉप्स, ऑप्शन सी है ऑटोट्रॉप्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी सेप्रोट्रॉप्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी राइट रहेगा। डिकम्पोजर्स को सेप्रोट्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। द फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्पीशीज इन इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं ए नीच, ऑप्शन बी है इकोटोन, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नन, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 7 का राइट रहेगा हमारा ऑप्शन ए नीच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्पीशीज इन इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड नीच, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा हुआ है द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर इज डिविजिबल इनटू वेरियस रीजन्स, दीज रीजन्स आर नोन एज, ठीक है। इन रीजन्स को क्या बोला जाता है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, ए बायोम, ऑप्शन बी है नीच, ऑप्शन सी है इकोटोन, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, या ये तीनों हैं। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा, यानी बायोम, ठीक है। बायोम क्या होता है? टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर is divisible into various regions, ठीक है। These regions are known as biomes, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। When there is network of interconnected food chains is an ecosystem, it is known as, ठीक है। आई होप आपने इसको आप अपनी जो क्लासेस थी, छोटी क्लासेस जैसे कि 8, 9, 10 वहाँ पर पढ़ा होगा, ठीक है। आपने फूड चेन्स को पढ़ा है, फूड वेब्स को पढ़ा है। तो इंटरकनेक्टेड कनेक्शंस ऑफ जो होते थे फूड चेन्स के, उनको क्या बोला जाता था? उनको बोला जाता था फूड वेब्स। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। व्हेन देयर इज ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम इट इज़ नोन एज फूड वेब, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा है इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर, इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो होते हैं वो हैं ऑप्शन ए ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स, या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स, या फिर न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स, या फिर पूछा है कि ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट रहेगा ऑप्शन बी, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। सॉरी गाइस, क्वेश्चंस एकदम से ऊपर चले गए हैं, मैं ले आता हूँ वहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। एक बीच में क्वेश्चन जो है वो मिस है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इकोलॉजिकल पिरामिड। मैं आपको बता दूं हमने क्वेश्चंस टोटल पूरे 50 ही किए थे, हो सकता है कहीं काउंटिंग में यहाँ पे मिस्टेक हो। देखते हैं आगे। हमसे है इस क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इकोलॉजिकल पिरामिड, इसमें से कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड्स नहीं होते हैं, ठीक है। ऑप्शंस हैं ए पिरामिड ऑफ बायोमास, ऑप्शन बी है पिरामिड ऑफ नंबर, ऑप्शन सी है पिरामिड ऑफ स्पीसीज, ऑप्शन डी है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं पिरामिड्स ऑफ बायोमास होते हैं, पिरामिड्स ऑफ नंबर्स होते हैं, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी भी सुना होगा, लेकिन पिरामिड्स ऑफ स्पीशीज़ नहीं होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट भी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा हुआ है पिरामिड्स ऑफ एनर्जी आर, ठीक है। जो पिरामिड्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑप्शंस हैं ऑलवेज अपराइट होते हैं, या फिर ऑलवेज इन्वर्टेड होते हैं, या बोथ अपराइट भी होते हैं इन्वर्टेड भी होते हैं, या फिर समटाइम्स इन्वर्टेड होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 13 का राइट रहेगा हमारा ऑप्शन ए,
ठीक है, ये क्या होते हैं, ऑलवेज अपराइट होते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में हमसे पूछा है, इन द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन द कम्युनिटी दैट अचीव्स इक्विलिब्रियम इज नोन एज। ठीक है, जो इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेती है उसको क्या बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शंस है पॉइनर कम्युनिटी, ऑप्शन बी है क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ऑप्शन सी है सीरियल कम्युनिटी और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 14 का राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी क्लाइमैक्स कम्युनिटी, क्योंकि वो क्या कर देती है, वो इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेती है। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन में जब कोई कम्युनिटी इक्विलिब्रियम को अचीव करती है तो वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहलाती है, ये याद रखना। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। द टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन which begins in lifeless and unoccupied areas is termed as। ठीक है, आपसे सिंपली पूछा है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में जब लाइफलेस अनऑक्युपाइड एरियाज से जो स्टार्ट होती है उसे क्या बोला जाता है, तो ऑप्शंस हैं सेकेंडरी सक्सेशन बोला जाता है, या फिर प्राइमरी सक्सेशन बोला जाता है, या फिर इंटरमीडिएट सक्सेशन बोला जाता है, या फिर ये सभी बोले जाते हैं, सेकेंडरी प्राइमरी इंटरमीडिएट। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 15 का राइट रहेगा हमारा ऑप्शन बी यानी प्राइमरी सक्सेशन बोला जाता है उसको। ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है, ये स्टार्ट होते हैं लाइफलेस और अनऑक्युपाइड एरियाज से। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। इसमें हमसे पूछा है, ज़ार्ज इज ए टाइप ऑफ सक्सेशन दैट टेक प्लेस इन, कहाँ पे होती है, ऑप्शंस हैं ड्राई एरियाज में, ऑप्शन बी है पॉन्ड्स में, ऑप्शन सी है रिवर्स में, या फिर ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 16 का राइट रहेगा ऑप्शन ए यानी ड्राई एरियाज। ये कहाँ पे होते हैं, तो ये ड्राई एरियाज में होते हैं। ठीक है, याद रखना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स आर आल्सो नोन एज। ठीक है, सिंपली आपसे पूछा है जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स होते हैं उसको एक और नाम से जाना जाता है, तो उसके लिए क्या टर्म है, तो ऑप्शंस हैं लॉक्टिक, ऑप्शन बी है लेंटिक, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 17 का राइट रहेगा ऑप्शन ए यानी लॉक्टिक। लॉक्टिक इसको बोलते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को लॉक्टिक भी बोला जाता है, ये आप सर्च करके भी देख लेना। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम सीधा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों क्वेश्चन 17 ही हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन आपको पूरे 50 ही मिलने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम मीन्स। ठीक है, जीपीपी जो होती है एक इकोसिस्टम में उसका क्या मतलब होता है, ऑप्शंस हैं टोटल बायोमास प्रोडक्शन इन एन इकोसिस्टम, या फिर टोटल एनर्जी कंजप्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, या फिर टोटल नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 17 का राइट रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए बिल्कुल राइट रहेगा, यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो इकोसिस्टम की होती है वो टोटल बायोमास प्रोडक्शन इन एन इकोसिस्टम होता है। ठीक है, टोटल बायोमास प्रोडक्शन। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। हमसे पूछा है फ्रॉग, डॉग, कैट एंड टाइगर्स आर एग्जांपल्स ऑफ, ये किसके एग्जांपल्स हैं, ये क्या हर्बीवोर्स हैं, क्या ये कार्निवोर्स हैं, क्या ये ओमनीवोर्स हैं, क्या ये प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं अगर आपने देखे ही होंगे, इनका नहीं भी पता होगा, कैट टाइगर का तो आपको पता ही है, ये क्या फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, तो ये कौन से होते हैं, कार्निवार्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, फ्रॉग, डॉग, कैट, टाइगर आर एग्जांपल्स ऑफ कार्निवोर्स। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द टॉप कंज्यूमर्स इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं क्या ये यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो होता है, क्या ये बाई डायरेक्शनल एनर्जी फ्लो होता है,
क्या ये मल्टी डायरेक्शनल एनर्जी फ्लो होता है या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा था ऊपर कि ये क्या है, ये ऑलवेज अपराइड है, ऑलवेज वर्ड लगा है वहाँ पे। ठीक है, ऑलवेज क्या है, अपराइड हैं, तो वो क्या होंगे, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शनल में होंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर्स इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है री डाटा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे री डाटा नहीं होगा, आपको रेड डाटा पढ़ना है। ठीक है, रेड डाटा बुक ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर एंडेमिक टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, एक ये पूछा है। और सेकंड पॉइंट पूछा है आपसे, द बुक इज़ द रिजल्ट ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ऑप्शन सी थर्ड आपसे पूछा है, ऑप्शंस नहीं है, ये स्टेटमेंट ही है कि बोथ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया आर कंडक्टेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके सामने, ए ओनली वन करेक्ट, ऑप्शन बी है बोथ आर करेक्ट, या फिर सी है ऑल आर करेक्ट, या फिर नन ऑफ द नन करेक्ट। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर ये आपने स्टेटमेंट्स पढ़ ली हैं, आप फिर से देख सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा, आप पास करके इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों स्टेटमेंट हैं, ये तीनों करेक्ट हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, रेड बुक जो है ये इंक्लूड करती है कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स जो एंडेमिक हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। बुक जो रेड ये है रेड डाटा बुक, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये इन्हीं का रिजल्ट है, इन्होंने बनाई थी। ठीक है, बोथ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया आर कंडक्टेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 20 को अच्छे से समझ दिया होगा। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में हमसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स इज इन द कैटेगरी ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल्स इन द रेड डाटा बुक ऑफ इंडिया। ऑप्शंस हैं, ए कश्मीरी स्टैग, ऑप्शन बी है हिमालयन ब्राउन बियर, ऑप्शन सी है कोंडाना रैट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 21 का अगर आपसे क्रिटिकली इंडेंजर मैमल्स पूछा है रेड डाटा बुक में, तो ये सभी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 का। कश्मीरी स्टैग, हिमालयन ब्राउन बियर, कोंडाना रैट, ये सभी इसमें हैं। ठीक है, कश्मीरी स्टैग को एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो आप नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। ठीक है, कश्मीरी स्टैग को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। पकोड़े लेक बार्ब इज ए फिश लिस्टेड इन द रेड डाटा बुक ऑफ इंडिया एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड इट इज़ फाउंड इन। ठीक है, इसमें आपको याद क्या रखना है, नाम पकोड़े लेक बार्ब। ठीक है, ये जो है ये एक फ़िश का नाम है। ठीक है, याद रखना है, ये एक फ़िश का नाम है। तो ये आपको बताना है ये कहाँ पे मिलती है हमें। ऑप्शंस हैं केरला में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, या ऑल ऑफ द अबव। अब राइट आंसर अगर आपको आता है आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये कहाँ मिलती है, ये केरला में मिलती है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 हमारा। द स्टेटस ऑफ हिमालयन क्वेल, बंगाल फ्लोरिकॉन, पिंक हेडेड डक एंड साइबेरियन क्रेन इन द रेड डाटा बुक ऑफ इंडिया इज। ठीक है, सिंपली आपसे पूछा है जो रेड डाटा बुक है उनमें इन सारी स्पीशीज़ का स्टेटस क्या है, क्या वो वुनरेबल है, क्या वो लीस्ट कंसर्न्ड है, क्या वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, या वो ऑप्शन सी इंडेंजर्ड है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट रहेगा ऑप्शन डी, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है।
ठीक है, इन सब के नाम आप पढ़ लेना। तो ये सारी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं रेड डाटा बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, इनका स्टेटस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, म्यूचुअलिज्म इज अ टाइप ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन इन विच ऑप्शंस हैं बोथ ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड, या फिर ओनली वन इज़ बेनिफिटेड, या फिर ओनली इज़ बेनिफिटेड अदर इज़ हार्म्ड। मतलब एक को बेनिफिट एक को हार्म्ड होता है, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए राइट रहेगा बिल्कुल, ठीक है, यानी बोथ ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड इन म्यूचुअलिज्म, ठीक है, इन म्यूचुअलिज्म बायोटिक इंटरेक्शन, याद रखना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, द टाइप ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड अदर इज बेनिफिटेड। तो यहाँ पे आपसे पूछ दिया है कि एक जो स्पीशीज़ है वो हार्म होती है उसे, और जो अदर होती है उसको वो बेनिफिट में रहती है, ठीक है। तो ऐसी बायोटिक इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं आपके सामने। ए पैरासिटिज्म, ऑप्शन बी है प्रीडेशन, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। अगर आपको इसका राइट आंसर आता है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 25 का राइट रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। ये पैरासिटिज्म में भी और साथ में प्रीडेशन बायोटिक इंटरेक्शन में भी होता है कि वन स्पीशीज़ जो होती है वो हार्म्ड में रहती है और नेक्स्ट को बेनिफिटेड होती है, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हमारी तरफ से कोई भी वीडियो आएगी तो आप देख पाओ उसे सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 26 का है हमारे सामने, हु पॉपुलराइज्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी। सिंपली आपसे पूछा है कि टर्म बायोडाइवर्सिटी को किसने पॉपुलराइज किया था। ऑप्शन है ईओ विल्सन ने, ऑप्शन बी है वाल्टर रॉबसन ने, या फिर एजी टेंसले ने, या फिर इन सब ने मिलके, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए जो है ईओ विल्सन, वो बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ए ऑप्शन जो है वो राइट है, ईओ विल्सन पॉपुलराइज द टर्म बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफ साइट कंजर्वेशन, ठीक है, ऑफ साइट। ऑप्शंस हैं ए जूलॉजिकल, ये आप यहाँ पे प्रिंट करने में हमने थोड़ी गलती कर दी है, जूलॉजिकल PARKS पार्क्स, ठीक है, ये पार्क्स हैं। जूलॉजिकल पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन्स, बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं इसका अगर आपको आता है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क्स हों या हो बोटेनिकल गार्डन्स, ये दोनों ऑफ साइट कंजर्वेशन हैं, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से मिलता जुलता, क्वेश्चन नंबर 28, इन सेतु कंजर्वेशन इज आल्सो कॉल्ड एज। इन सेतु कंजर्वेशन को एक और नाम से जाना जाता है, तो क्या है वो नाम? क्या वो ऑन साइट कंजर्वेशन है, क्या वो ऑफ साइट कंजर्वेशन है, क्या वो लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन है, क्या वो बोथ एंड ए एंड डी है, ठीक है। तो ए एंड डी तो नहीं हो सकता, यहाँ भी गलती हुई है, ए एंड सी आप लेके चलना, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 का, ठीक है। यानी ऑन साइड कंजर्वेशन भी उनको बोला जाता है और लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन भी उनको बोला जाता है, ज़्यादा देर तक लिए रहती हैं, याद रखना, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी informally known as biodiversity conservation in a United Nations treaty it was signed in, ठीक है। ऊपर स्टेटमेंट दी हुई है कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन में जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर हुई थी इनफॉर्मली, उसको बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन इन यूनाइटेड नेशंस ट्रीटी बोला जाता है। लेकिन आपको सिंपली बोला है कि ये साइन कब हुई थी, क्या ये 1992 में हुई थी, क्या ये 1993 में हुई थी, क्या ये 1972 में हुई थी, और क्या ये
इनमें से कोई भी ऑप्शंस में नहीं हुई थी, यानी ऑप्शंस ए बी सी तीनों रॉन्ग हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 29 का राइट रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये 1992 में हुई थी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में हमसे पूछा है कार्टाजीना प्रोटोकॉल वाज साइंड इन द 2000 इट केम इनटू फोर्स। आपसे सिंपली पूछा है कि 2000 में कार्टाजीना प्रोटोकॉल जो था वो साइन किया गया था। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसको आपको याद रखना है, कार्टाजीना प्रोटोकॉल साइंड इन 2000। लेकिन ये फोर्स में कब आया था, तो मैं आपको बता दूं ऑप्शंस हैं 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में, बिल्कुल क्लोज ऑप्शंस हैं। तो इसका राइट भी है ऑप्शन सी, यानी 2003 में ये इन्फोर्स में आया था। इससे पहले ये साइन हुआ था 2000 में, याद रखना, कार्टाजीना प्रोटोकॉल। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है, नगोया प्रोटोकॉल व साइंड इन। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल जो है ये कब साइन किया गया था, यहाँ पे सिंपली साइन के बारे में पूछा है आपसे। ऑप्शंस हैं 2011 में, ऑप्शन बी है 2010 में, ऑप्शन सी है 2015 में, ऑप्शन डी है 2018 में। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 31 का राइट रहेगा ऑप्शन बी, यानी 2010 में इसको साइन किया गया था। किसको, नागोया प्रोटोकॉल को। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। NBA स्टैंड्स फॉर, ऑप्शंस आपके सामने हैं, NBA। ठीक है, सॉरी गाइज, एकदम से होम बटन की ओर प्रेस हो गया था, वो बैक हो गया था, अब बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन था NBA की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। ठीक है, NBA स्टैंड्स फॉर, ऑप्शंस हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, या फिर नेशनल बायोलॉजिकल अथॉरिटी, या फिर नेशनल बोटेनिकल असेसमेंट, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर आपने ऑप्शंस अच्छे से पढ़ लिए हैं तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 32 का राइट रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA की फुल फॉर्म है, याद है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। अंडर विच सेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 the state government in consultation with the local bodies may notify the area of biodiversity importance, the areas of biodiversity heritage sites। ठीक है, आई होप आपने ऑप्शंस को देख के राइट आंसर गेस करने शुरू कर दिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये सीधा आपको इसमें याद क्या रखना है, तो इसको आपको याद रखना है कि ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 था, इसकी सेक्शन 37 में स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद लोकल बॉडीज़ क्या कर सकती है, नोटिफाई कर सकती है बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंस एरियाज़ को या फिर बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स को। ठीक है, ये याद रखना सेक्शन 37 में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। इसमें से बताना है आपको कि कौन सी साइट्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है या फिर साइट्स हैं। एक होगी तो साइट, ज़्यादा होगी तो साइट्स। ठीक है, ऑप्शंस हैं ए अमीरपुर लेक, ऑप्शन बी है माजुली आइलैंड्स, ऑप्शन सी है नैरो हिल्स, ऑप्शन डी है नाओड तामिराडेड ग्रोव। ठीक है, तो और ई ऑप्शन भी है, ABCD, यानी ये सारे ऑप्शंस। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर भी ई ही ऑप्शन है। ठीक है, ई ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ये ऑप्शन देने का यहाँ पे मकसद भी यही था कि ये जो 4 ऑप्शंस हैं, ये 4 के 4 ऑप्शंस क्या हैं, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का ई ऑप्शन राइट है। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 35 की, और इसमें हमसे पूछा है कि जो स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स व साइंड इन, ये जो कन्वेंशन हुई थी स्टॉकहोम में परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को लेके, ये कहाँ हुई थी। तो ऑप्शंस हैं स्वीडन में, या नॉर्वे में, या केनिया में, या फिर इनमें से कहीं भी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 35 का, यानी ये जो कन्वेंशन थी स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ये स्वीडन में हुई थी। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन
aims to reduce the transboundary movement of hazardous waste। तो hazardous waste की बात की गई है, तो कौन सी थी? ऑप्शंस हैं ए बेसल कन्वेंशन, बी कार्टाजीना प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है नायोगिया प्रोटोकॉल, या फिर ये सभी के सभी में ये बात थी। ठीक है, तो ऑप्शंस अगर आपने देख लिए हैं तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन ए, बिल्कुल राइट है। तो बेसल कन्वेंशन में ही बात की गई थी, कन्वेंशन जिसमें एम रखा गया था टू रिड्यूस द ट्रांस बाउंड्री मोमेंट ऑफ हैजर्डियस वेस्ट। इसके बाद चलते हैं हम नदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। रामसर कन्वेंशन वाज साइंड इन 1971 इन ईरान। इट कम इनटू फोर्स इन, आपको ये याद रखना है 1971 में ईरान एक जगह है, वहाँ पे रामसर कन्वेंशन जो थी वो साइन की गई थी। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे ये पूछा है कि ये फोर्स में कब आई थी फिर। साइन तो 1971 में कर दिया था इसको, फोर्स में क्या ये 1975 में आई थी, क्या ये 1972 में आई थी, क्या ये 1992 में आई थी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर आपने ऑप्शंस अच्छे से पढ़ लिए हैं तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट रहेगा, यानी 1975 में ये फोर्स में आई थी और 1975 में ये साइन की गई थी। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने की बात की गई होती है इसमें, अगर आपने पढ़ी होंगी रामसर साइट्स। तो यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट रिसेंट रामसर साइट इन इंडिया। तो गाइज इस क्वेश्चन को आप नहीं देखोगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप प्रॉपरली सर्च करोगे और कमेंट करोगे मुझे कि जो अभी लेटेस्ट रामसर साइट है वो कौन सी है और उसका कौन सा नंबर है। ठीक है, कौन से नंबर की है और वो रिसेंट कौन सी है, ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, ये ओल्ड डाटा है, ये गलत होने के बड़े चांसेस हैं इसमें, इसलिए मैं अभी बताता हूँ। मोस्ट रिसेंट रामसर साइट आप कमेंट करके बताओगे, अगर मैं उसको हार्ट दूंगा तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन इज। सिंपली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रामसर साइट्स तो आपने पढ़ी होंगी, लेकिन फर्स्ट इंडियन वेटलैंड कौन सा था जिसको इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के लिए लाया गया था रामसर कन्वेंशंस के अंडर। ऑप्शंस हैं केलरदो नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है चिल्का लेक, या फिर लोकतक लेक, या फिर ये सभी के सभी। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 39 का राइट है ऑप्शन बी, यानी चिल्का लेक। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 39 का चिल्का लेक वो फर्स्ट वेटलैंड रिजर्व था जिसको इंटरनेशनली इम्पोर्टेंस में लाया गया था अंडर द रामसर कन्वेंशन साइट। सिंपली आप ये बोल सकते हो कि रामसर साइट्स जो आप पढ़ते हो उसमें जो फर्स्ट साइट्स थी जो उसमें इंक्लूड की गई थी वो थी रामसर चिल्का लेक। ठीक है, चिल्का लेक कहाँ पे है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, इतना बता देता हूँ, ये ईस्टर्न कोस्ट में एक स्टेट है वहाँ पे है। ठीक है, एक गैस दे रहा हूँ, आप मुझे बताना आंसर इसका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रामसर साइट एंड इज आल्सो द लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है, अगर आपको इसका रामसर साइट एंड इज़ आल्सो द, ठीक है, अगर आपको सिर्फ इतना भी पता है इसका कि लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक कौन सी है तो आप इसका राइट आंसर फिर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने क्या ये सांबर लेक है, क्या ये वुल्लर लेक है, क्या ये लोनार लेक है, या फिर क्या ये कोलेरू लेक ही है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, यानी सांबर लेक जो है वो लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक है और ये रामसर साइट भी है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। तो गाइज वीडियो हो चुकी है 34 मिनट की, तो आई होप कर लेते हैं, पूरे 50 क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है लेकिन आपके लिए हेल्पफुल भी उतनी ही ज़्यादा है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 है सुंदरबंस वेटलैंड इज़ द। ठीक है, सुंदरबंस वेटलैंड जो हैं वो क्या है, क्या वो लार्जेस्ट रामसर साइट्स में है इंडिया की, या फिर स्मॉलेस्ट रामसर साइट है इंडिया की, या फिर वेम्बनाड क्या है
वेम्ब वेम्बनाडन कोल लेक है, ठीक है। तो आपको याद रखना है सुंदरबंस जो वेटलैंड है वो है लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 41 का ए ऑप्शन राइट। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 42 की और थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करेंगे। इसमें स्टेटमेंट्स हैं मैंग्रोव्स आर हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स। ऑप्शन बी है दे प्रोड्यूस ब्लाइंड रूट्स टू ओवरकम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, दे रिक्वायर हाई सोलर रेडिएशंस, दे आर बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ इकोटोन। आप इसको पास करके अच्छे से कर पढ़ के स्टेटमेंट्स को आंसर कर सकते हैं। मैं आपको इसका सीधा राइट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट है ऑप्शन सी, यानी सारे ऑप्शंस ठीक हैं सिर्फ जो स्टेटमेंट सेकंड है उसे छोड़ के, ठीक है। तो नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव इन इंडिया। इनमें से लार्जेस्ट मैंग्रोव कौन सा है? तो मैंग्रोव्स आपने देखे ही होंगे, सुंदरबंस को बोला जाता है। तो ऑप्शन ए ही इसका भी राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। पॉलिप्स दैट फॉर्म कोरल रीफ्स आर, क्या वो क्या है? प्लांट हैं, एनिमल हैं, अबॉइटिक स्ट्रक्चर हैं या नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं वो हैं ऑप्शन बी ऑफ एनिमल्स। किसके हैं? वो एनिमल्स के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, द कलर ऑफ कोरल रीफ्स आर बिकॉज ऑफ, ठीक है। ये आप मुझे आंसर करके बताओगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बिल्कुल भी आप इसे इजी नहीं मान सकते हो, ठीक है। कलर ऑफ कोरल रीफ्स, जो जो क्वेश्चंस हैं आप उनके आंसर करने की ज़रूर कोशिश करना। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सीधा देख के वीडियो को इसके बाद इसको देखोगे ही नहीं तो आपको याद नहीं रखेगा। लेकिन अगर आप जो मैं पॉइंट्स बोलता हूँ उनको सर्च करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ 50 क्वेश्चंस के 50 क्वेश्चंस आपको याद रहेंगे। जब भी एग्ज़ाम में आएंगे आप उनको ठीक करके आओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 को आप मुझे आंसर करोगे सर्च करके। अगर नहीं आता है, अगर आता है तो आप सीधा आंसर करके कर सकते हो कमेंट्स में, ठीक है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कोरल रीफ। इनमें से बताना है कि कोरल रीफ्स की कौन सी टाइप्स हैं। क्या फ्रिंगिंग रीफ्स हैं, क्या बैरियर रीफ है, क्या एटॉल्स हैं, या फिर ये सभी हैं। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 46 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, यानी ये तीनों ऑप्शंस राइट हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 46 का। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च्ड इन 1992, इट इज़ ए। तो आपको याद रखना है कि क्या ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीम थी, क्या ये स्टेट स्पॉन्सर स्कीम थी, क्या ये दोनों की थी, क्या ये इनमें से किसी की भी स्कीम नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर स्पॉन्सर स्कीम थी, स्टेट का इसमें कोई रोल नहीं था, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन। प्रोजेक्ट टाइगर जो था ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन 1973 में, या फिर 1972 में, 2008 में, 2005 में। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 48 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी ये 1973 में लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, टू सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फ्यूना द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन। कब इनेक्ट किया गया था? 1972 में, 1972 में, दो ऑप्शन सेम हो गए हैं, या फिर ऑप्शन सी है 1981 में, या फिर ऑप्शन डी है 1986 में। तो मैं आपको बता दूं सीधा कि क्वेश्चन 49 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, बी भी राइट है, ठीक है। ए एंड बी बोथ, ठीक है, क्योंकि 1972 ही इसका राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अटाका अटाकापा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन। बड़ा अजीब सा नाम है कि ये जो बर्ड सेंचुरी है अटाकापा, ये कहाँ पे लोकेटेड है? क्या ये आंध्र प्रदेश में है, क्या ये केरला में है, क्या ये राजस्थान में है, क्या इनमें से कहीं भी जगह नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 50 का
राइट रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो गाइज इसी के साथ आज की हमारी वीडियो ऑन बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम जो भी था हमारा आज टॉपिक, ये कंप्लीट होती है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी लगभग 50 क्वेश्चंस थे। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हो, मैं उसी के ऊपर वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा, नहीं तो मैं खुद तो कर ही लूँगा। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक्स कौन से चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।